Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So today we will start our new unit and as well as last unit 9, that is electronic devices. And for today our new topic is energy bands in solids. So जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड? सॉलिड आपको पता ही है कौन सा स्टेट ऑफ मैटर होता है, आपने पढ़े होंगे लिक्विड, गैसेस, ये सारे के सारे आपने डिफरेंट टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होंगे, जिसमें से आपने सॉलिड के केस में पढ़ा होगा विच हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम एंड शोज रिजिडिटी प्रॉपर्टी एज वेल एज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये सारे के सारे आपने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है कि जब एनर्जी बैंड्स की जब हम बात कर रहे हैं सॉलिड में, तो वो क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम ये यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो मोस्टली हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, मोस्टली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हम सेमी की बात करें तो इट मीन्स क्या होगा? ये पार्शियल, ओके, पार्शियल। इट मीन्स ये ऐसा टाइप का मटेरियल होता है जो कि ना तो पूरा का पूरा कंडक्टर होता है और ना ही पूरा का पूरा इंसुलेटर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ऐसा मटेरियल है, ना ही ये कॉपर, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे के सारे कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कंडक्टिंग, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो इस केस में हम मटेरियल पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, वो इन सभी कंडक्टर के जैसा नहीं होता है और ना ही ये किसकी तरह होता है? इंसुलेटर्स, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास, रबर, ठीक है, ये सारे डायमंड, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं जो कि क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इट मीन्स कि ना ही ये उन जैसा बिहेव करता है, ये दोनों के बीच का ही होता है सेमीकंडक्टर। अब ये एक्चुअली होता क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल है, जो हम बात करें लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर में ये एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स एट लो टेम्परेचर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बट जैसे ही हम टेम्परेचर क्या करें? हाई कर दें, तो तब उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो देखिए यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना, लो टेम्परेचर में इंसुलेटर वाली, हाई टेम्परेचर में कंडक्टर वाली, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है सिलिकन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे के एट्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के अगर हम कंपाउंड बनाएं तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी बोले जाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सारे के सारे क्या हैं? कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। तो अब ये सेमीकंडक्टर एक्चुअली हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये बात है 1920 या 1930 के बीच की। तो जितनी भी अभी तक टेक्नोलॉजी डिस्कवर हो चुकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे कि रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत सारी जो न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड हुई हैं, इनके पीछे जो हाथ है वो है इन्हीं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। जो आप अपने फ़ोन चलाते हैं, या फिर अगर आप बात करें टीवी या टीवी के रिमोट से लेकर जो भी आप जितनी भी चीज़ों से घिरे हुए हैं, मोस्टली स्पेशली तो आप ज़्यादातर फ़ोन ही चलाते होंगे। आजकल जो आपकी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, वो भी फ़ोन के थ्रू ही हो रही है। तो जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें क्या लगा रहता है? अगर आप उसको खोल के देखें, अंदर की तरफ एक चिप लगी रहती है और उस चिप में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो किससे बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर मटीरियल से बनाए जाते हैं। और यही जो सेमीकंडक्टर मटीरियल है, इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो काम पहले के टाइम पे बहुत ही लेट हुआ करते थे, जिनको जैसे समझ लीजिए अगर हमें किसी को लेटर भेजना है, तो उस केस में हम क्या करते थे? वो लेटर जो पहुंचता था 1 हफ्ते या कम से कम मान के चल लीजिए कि 2 दिन में अगर वो लेटर पहुंच भी रहा है,
तो मतलब यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही। लेकिन जब हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, अब जैसे उसमें एप्लीकेशंस होते हैं व्हाट्सएप वगैरह, ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रन कर रहे हैं वो बस किसकी वजह से रन कर रहे हैं, इसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी यूनिट है वो इसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉलिड में एनर्जी बैंड्स कैसे अराइज होते हैं और ये एनर्जी बैंड्स एक्चुअली हैं क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सॉलिड के केस में, ठीक है, सॉलिड के केस में मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर का ही एक एग्जांपल ले रही हूँ, किसका, सिलिकॉन का। और आपको याद रखना है सिलिकॉन का जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। ओके, 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये सिलिकॉन क्रिस्टल नहीं है बल्कि ये एक क्या है, सिलिकॉन का एटम, मतलब एटम के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता रही हूँ। सो सिलिकॉन के एटम में अगर मैं बात करूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, देख लीजिए 2 + 2 4, 4 + 6 यहाँ पे 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 हो गए पूरा एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया इसका SPDF का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं एनर्जी लेवल्स। एक अगर हम बात करें सिंगल फ्री एटम की, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूँ 1s2 का, तो 1s2 का ये है एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद कौन सा है, 2s2 का जो लेवल है वो ये वाला है एनर्जी लेवल। ओके, एंड 2p6 उसके बाद आ रहा है, देन उसके बाद क्या आ रहा है, 3s2 आ रहा है, देन इसके बाद क्या आ रहा है, 3p2 आ रहा है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं सिलिकॉन के। तो यहाँ पे क्या है कि इन सभी एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इन लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सिलिकॉन के न्यूक्लियस के अराउंड। ओके, अब आपने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर में बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किससे रिलेट करती है, जिस भी एनर्जी लेवल में वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मतलब जैसे अगर हम बात करें सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल की, तो सबसे पहले वाले एनर्जी लेवल की कितनी निकल के आती थी एनर्जी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा आपको। ठीक है, जिसमें हमने एनर्जी लेवल्स के लिए अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी निकालनी हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस का 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से निकालना था। अगर हम यहाँ पे n की जगह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है 1 2 3 प्लेस करें तो उस हिसाब से En की भी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिफर आएगी, मतलब डिफरेंट आएगी। तो इट मीन्स हर एक एनर्जी लेवल के लिए जिस भी इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल में वहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसकी वहाँ पे एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये चीज़ कब, जब हम वहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सिंगल एटम की बात करें। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि सिलिकॉन, अगर मैंने आपको बताया कि भाई आपको दुकान से सिलिकॉन लेके आना है, तो आपको जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, क्या वो सिलिकॉन का एटम देगा, नहीं ना, वो क्या देगा, सिलिकॉन का क्रिस्टल देगा। एक सिलिकॉन का एटम थोड़ा देगा आपको, तो एक क्या मिलेगा, पूरा क्रिस्टल मिलेगा। और क्रिस्टल में एक एटम तो होते नहीं है, क्रिस्टल में तो बहुत सारे करोड़ों एटम्स होते हैं। मतलब जहाँ हम बात कर रहे थे एक एटम की, अब यहाँ पे क्या है, एक एटम नहीं बल्कि बहुत सारे एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एटम हैं, मतलब हर एक एटम को उसके पड़ोसी वाले एटम ने क्या कर रखा है, घेर के रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके एनर्जी लेवल्स इस तरीके से बने। लेकिन जब हम बात करते हैं सारे के सारे एटम्स की, अब देखिए एक एटम, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो एटम है वो अपने बगल वाले एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ऐसी यही जो एटम है वो इस वाले एटम के साथ भी, अपने ऊपर वाले एटम के साथ भी और नीचे वाले एटम के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। मतलब हर एक एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो जब इंटरेक्शन होगा तो आपको पता है एटम की जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका देखिए आउटर मोस्ट शेल, इसमें अगर हम देखें तो वो कौन सी बोली जाएगी, यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे बगल वाले एटम के, किसके साथ,
आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि वो उन पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस के साथ भी क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि जब तक एटम अकेला था उसका जो भी ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड जो भी आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, अभी तो ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस न्यूक्लियस, अपने वाले न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन इसके बगल में अगर एक और यहाँ पे एटम आ गया तो ये जो एटम है वो इस पर्टिकुलर दूसरे वाले एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, और साथ ही साथ वो उसके न्यूक्लियस के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी यहाँ पे क्या थी, फिक्स्ड थी अकेले में, लेकिन जैसे ही नेबरिंग एटम्स आ गए उनके साथ इंटरेक्शन करने की वजह से जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और डिस्टर्ब्ड हो जाएगा तो इट मीन्स जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी इन इलेक्ट्रॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी थी ना 3p2 में इतनी थी, ठीक है, जो भी निकल के आएगी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी थी, लेकिन बगल वाले के साथ क्या करके यहाँ पे इंटरेक्ट करके उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट क्या हो सकती है, या तो वो इस लेवल से ऊपर होगी या तो इस लेवल से क्या होगी, नीचे होगी, ठीक है, या तो ग्रेटर होगी थोड़ी सी या तो क्या होगी, नीचे, लेकिन इससे ऊपर तो होगी नहीं। मोस्टली अगर हम बात करें इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों के ही कहीं ना कहीं बीच में निकल के आएगी, ठीक है, देयर इज सम शिफ्टिंग। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन सभी एटम्स की, तो इन सभी एटम्स के लिए जो इंटरेक्शन है वो क्या है, यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है वो भी यूनिक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एटम की बात करूं तो इसके अगर मैं वर्टिकल बात करूं कि वो वर्टिकली अपने नेबरिंग एटम्स, कितने नेबरिंग एटम के साथ वो क्या कर पा रहा है, वहाँ पे इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 4 एटम के साथ, और इधर की तरफ 5 एटम के साथ वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर पा रहा है। अगर हम बात करूँ इस वाले एटम की, तो इस वाले एटम में भी डिफरेंट है। कैसे, यहाँ तो ये इंटरेक्ट कर पा रहा है 1 2 3, यहाँ पे 2 एटम्स के साथ, यहाँ पे 2 एटम्स के साथ, यहाँ पे 3 एटम के साथ। तो मतलब अगर मैं यहाँ इस क्रिस्टल से कोई भी एटम उठा के देखूँ, हर कोई एटम का जो इंटरेक्शन हो रहा है अपने नेबरिंग एटम्स के साथ, सबका अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो जब सबका अरेंजमेंट डिफरेंट है तो जो उनके अंदर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इंटरेक्शन भी बाकियों के जैसा तो होगा नहीं, वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन हम बोल सकते हैं वो किसके अंदर होगा, जो भी होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन वो किसके अंदर पाया जाएगा, वो उसी लेवल के ही अंदर पाया जाएगा। उतना तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और कितना होगा, या तो वो स्लाइटली ग्रेटर होगा या तो स्लाइटली क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो इसी तरीके से जब हम सिंगल एटम की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी तो फिक्स रहती है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब पूरे क्रिस्टल की, तो ड्यू टू नेबरिंग एटम के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे तो यहाँ पे सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से बनता है, ये तो था सिंगल एटम के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पूरे क्रिस्टल के लिए, तो वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स निकल के आएंगे हमारे पास, वो कैसे निकल के आएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे छोटे एनर्जी लेवल्स, ये मैंने डैश करके बना रखे। ये डैश करके एनर्जी लेवल्स एक्चुअली किसके हैं, ये तो था उसका जब हम सिंगल एटम की बात करते हैं, लेकिन जब बहुत सारे एटम की हम बात कर रहे हैं तो वो सभी एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का एनर्जी लेवल जो डिस्टर्ब्ड हुआ है अपने बगल वाले नेबरिंग एटम की इंटरेक्शन की वजह से, वो ये बन जाएंगे। एक जैसे नहीं होंगे ना, मैंने क्योंकि बताया था, क्योंकि इंटरेक्शन क्या होता है, यूनिक होता है, सबका डिफरेंट होगा, तो एनर्जी लेवल्स भी सबके क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो अगर आप दूर से देखें इन्हें, तो दूर से आपको ये लाइन्स थोड़ा ना दिखेंगी, आपको क्या दिखेगा, ये बैंड्स दिखेंगे। आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे क्या बन रहा है, बैंड्स बन रहे हैं। ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं। तो इनके बीच में क्या रहता है, ये जो बैंड्स हमारे पास बन रहे हैं, 2 बैंड्स, कौन कौन से, एक होता है इनमें से कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। एक होता है इनमें से वैलेंस बैंड, और दूसरा होता है इनमें से कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड।
ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं वैलेंस बैंड की बात करूँ, वैलेंस बैंड कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जहाँ तक हमारा ये एनर्जी लेवल जा रहा है, 3p2 का एनर्जी लेवल यहाँ तक जा रहा है ना, तो इट मीन्स कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये और जहाँ तक ये 3p2 तक जा रहा है, तो इतने जितने भी हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स, जितने भी मतलब हमारे पास पूरा का पूरा ये एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो है हमारा वैलेंस बैंड। और उससे ऊपर एक पर्टिकुलर विड्थ में, उससे ऊपर एक पर्टिकुलर विड्थ में बहुत ही कम अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, तो वो होता है वहाँ पे कंडक्शन बैंड। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप पाया जाता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप पाया जाता है, छोटा सा गैप होता है, उस गैप को हम यहाँ पे बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या एनर्जी बैंड गैप भी बोला जाता है, एनर्जी बैंड गैप। तो ये आपको याद रखना है कि जो लोअर वाला हमारे पास एनर्जी बैंड है वो है वैलेंस बैंड, एंड जो अपर वाला हमारे पास एनर्जी बैंड है जो खाली भी हो सकता है और थोड़ा भरा भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर बैंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और साथ ही साथ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है छोटा सा, उस गैप को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी बैंड गैप। अब आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे कंडक्शन बैंड क्यों बोला गया, ये इसलिए बोला गया है कि अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, अगर कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है, सिंपल ऐसे समझ लीजिए, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उस केस में वहाँ पे जो भी वो पर्टिकुलर मटेरियल है वो कैसा बिहेवियर दिखाता है, कंडक्टिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला बिहेवियर दिखाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस पर्टिकुलर मटीरियल के लिए वहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कराता है, वो प्रॉपर्टी शो कराता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ओके, तो चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम मेटल मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच में इन दोनों के गैप्स देखें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप देखिए कैसा होता है, किस तरीके से अरेंज रहते हैं, तो वो यहाँ पे क्या आता है, इनके बीच में डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, इससे हम मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, तीनों के बीच में हमें डिस्टिंक्शन देखना है, लेकिन किसके हिसाब से, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के हिसाब से, और साथ ही साथ एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके का होता है। पहले तरीके में आप देख लीजिए कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। कैसा गैप रहेगा, नेग्लिजिबल गैप। और वैलेंस बैंड तो इसमें फुली फिल्ड रहता है, और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड थोड़ा सा क्या रहता है, फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से, थोड़ा सा, या पार्शियली भी बोल सकते हैं, पार्शियली ये फिल्ड रहता है। पहले केस में क्या बताया है कि मेटल्स में पहले पॉसिबिलिटी ये बनती है कि देखिए वैलेंस बैंड तो ऑलवेज फुली फिल्ड ही रहेगा, ठीक है, हमें देखना है कंडक्शन बैंड, क्योंकि देखिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी जाके वो पर्टिकुलर मटेरियल कंडक्टिंग बिहेवियर दिखा पाएगा। तो यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि कंडक्टर के केस में जो उसके कंडक्शन बैंड है वो पहले से क्या होता है, पार्शियली फिल्ड रहता है। तो पार्शियली फिल्ड होगा तो इट मीन्स इसीलिए वहाँ पे कैसा बना है, कंडक्टर बना है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, पहले से ही कंडक्टिंग बिहेवियर दिखा रहा है। ओके, अब ये जो बिहेवियर होता है वो कौन से मेटल के अंदर देखा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है सोडियम Na, ठीक है, सोडियम इसका एग्जाम्पल है। सोडियम में इसके वैलेंस बैंड तो पूरा पहले से ही फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड रहता है। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेटल्स में, सेकेंड पॉसिबिलिटी बनती है ये जिंक के अंदर पाया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होता है वो होता ही नहीं है, मतलब कि जो दोनों बैंड्स हैं वो ओवरलैप करते हैं।
एक के ऊपर एक। जब वो ओवरलैप करेंगे तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को तो कुछ ज़्यादा ही वो नहीं करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि वो एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाएं। तो पहले से ही क्या हो रखे हैं, दोनों बैंड्स ओवरलैप हो रखे हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस वाले केस में, जिंक वाले केस में अगर हम देखें मेटल्स में कि कंडक्शन बैंड पहले से ही ओवरलैप रहता है किसके साथ, वैलेंस बैंड के साथ। ओके, तो इट मीन्स अगर यहाँ पे ना भी हो एनर्जी तभी भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है ही, और फर्स्ट वाले केस में भी कंडक्शन बैंड में है ही। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा बिहेवियर दिखाता है, कंडक्टिंग बिहेवियर दिखाता है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सेकेंड मटेरियल की, जो है यहाँ पे हमारे पास इंसुलेटर। अब यहाँ पे इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में जो वैलेंस बैंड होता है वो तो फुली फिल्ड रहता है, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी रहता है, पूरा का पूरा एम्प्टी, और दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम अगर बात करें ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम बाय चांस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वायर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देते भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका कंडक्टिंग बिहेवियर चाहिए। तो कंडक्टिंग बिहेवियर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचाने के लिए अगर हम बाई चांस यहाँ पर क्या दे दें, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे भी दें, तो उस केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए सफिशिएंट नहीं होगी कि वो यहाँ वैलेंस बैंड से कूद के कहाँ की तरफ चले जाएँ, यहाँ पे कंडक्शन बैंड की तरफ जा पाए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाता। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर, तो इट मीन्स उस पर्टिकुलर इंसुलेटर से करंट भी फ्लो नहीं होती है। इसीलिए ये मटेरियल किसकी तरह बिहेव करते हैं, दे बिहेव्स एज इंसुलेटर। इसी वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑलवेज चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं, दोनों ही केस में कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बैंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी बैंड गैप होता है, जिसको क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन्स के लिए ईजिली नहीं होता है। ठीक है, या फिर इम्पॉसिबल ही हो सकते हैं, इम्पॉसिबल होता है। नाउ थर्ड वन आता है यहाँ पे, जिसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में बताया था आपको, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। तो इट मीन्स जितना गैप हमने कंडक्टर के केस में पढ़ा था उससे थोड़ा ज़्यादा, और जितना गैप हमने इंसुलेटर के केस में पढ़ा है उससे कम। तो यहाँ पे भी अगर हम सेमीकंडक्टर के केस की बात करें तो इसमें भी दो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड नीचे होता है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, जिसमें वैलेंस बैंड तो फुली फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। बट इनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जिसे ईजी से इंडिकेट कराते हैं, वो किसके इक्वल होता है। जैसे अगर हम सिलिकॉन की बात करें, मैं सिलिकॉन की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी सिलिकॉन से ही दिया था, इसका एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इट मीन्स कि अगर हम ये जो एनर्जी बैंड गैप है बहुत ही कम है। इट मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराते भी हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेते हुए, वो क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट की एनर्जी है, वो एनर्जी लेते हुए किधर की तरफ पहुंच सकता है, कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंच सकता है। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड की तरफ पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर क्या कंडक्ट करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये चीज़, ये सेमीकंडक्टर क्यों बोले जा रहे हैं, तो इसका रीज़न वही है क्योंकि इनके बीच में जो गैपिंग है, एनर्जी बैंड गैपिंग है, वो इंसुलेटर के केस से तो क्या है, कम है, लेकिन कंडक्टर के केस से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़।